इस वीडियो में हम बायोलॉजी का टॉपिक है इकोलॉजी, जिसको कि हिंदी में पारिस्थितिकी कहते हैं। इसके क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सॉइल इरोजन की रोकथाम संभव है? जो भूमि अपरदन होता है उसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसकी रोकथाम के लिए हम वन रोपण कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। तो वन रोपण अगर हम लोग कर देंगे तो भूमि जो अपरदन होती है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणों की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो जो सूर्य के प्रकाश होते हैं उनसे पराबैंगनी विकिरण की क्रिया जब होती है तब उससे कौन सी गैस बनती है? तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? O3। ऑक्सीजन के 3 परमाणु यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, जिसको कि ओजोन कहते हैं। जब सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणों की क्रिया होती रहती है तब ओजोन गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वन पारिस्थितिकी तंत्र फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हरे पौधे क्या होते हैं? अगर हम बात करें फॉरेस्ट इकोसिस्टम में तो यहाँ पर जो हरे पौधे होते हैं वो उत्पादक का काम करते हैं, प्रोड्यूसर का काम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वैसे उपभोक्ता जो उत्पादक से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मूल या प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर हम इनको बोलते हैं, जो क्या करते हैं? उपभोक्ता जो उत्पादक से सीधे अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो घास खाने वाले जो जानवर होते हैं वो क्या हो जाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। और दूसरी बात करें, मृत उत्पादक एवं उपभोक्ता को सरल पदार्थों में अपघटित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? डिकम्पोजर या अपघटक कहते हैं। अपघटक किसे कहते हैं अगर पूछे तो मृत उत्पादक एवं उपभोक्ता को सरल पदार्थों में अपघटित करने वाले जीव जो होते हैं उन्हें कहते हैं डिकम्पोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो जीव होते हैं और हमारा जो वातावरण होता है इनमें आपस में जो पारस्परिक संबंध देखने को मिलता है, इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा इकोलॉजी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक हमारा वातावरण है, उसमें सारे जीव जंतु आपस में घनिष्ठ संबंध के साथ रहते हैं, तो इन सभी का स्टडी करना, अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाता है। किसी क्षेत्र विशेष के जैविक घटक एवं अजैविक घटक के संबंध को हम क्या कहते हैं? इकोतंत्र कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि इकोसिस्टम क्या है तो इकोसिस्टम किसी क्षेत्र विशेष के जैविक घटक हो गए या फिर अजैविक घटक हो गए, इनके आपस में संबंध को ही इकोतंत्र कहते हैं। बायोटिक फैक्टर की बात करें कि बायोटिक फैक्टर क्या होता है, तो बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत सजीव जीव जंतु एवं पेड़ पौधे आते हैं। दूसरी बात करें अबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर मतलब जैविक घटक और अबायोटिक फैक्टर मतलब अजैविक घटक। तो अजैविक घटक के अंतर्गत क्या आएंगे? सूर्य, ताप, जल, वायु प्रदूषण आदि, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? अजैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। और बात करें ओटाइकोलॉजी, ओटाइकोलॉजी के अंतर्गत क्या आएगा? एक ही जाति के जीवों के अध्ययन को ओटाइकोलॉजी कहते हैं। दूसरी बात है इकोलॉजी, साइनिकोलॉजी, इनके अंतर्गत क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष में पूरे जीव जंतु के समुदाय के अध्ययन को साइनिकोलॉजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल जो होता है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अगर हम लोग देखें तो कितना होता है? 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो अंतिम रूप से जो जैविक ऊर्जा होते हैं उनको एटीपी से प्राप्त किया जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म ही पूछता है, याद रखेंगे, एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधों व जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है?
तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर तालाब में पौधे और जंतुओं के बीच में संबंध देखा जाता है उनको हम क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। और यदि हम अपने पारिस्थितिक जो रहते हैं, अपने वातावरण जो हम रहते हैं और वहाँ पे जीव जंतु और वातावरण के बीच जो संबंध होता है उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है जो कि उत्पादित करती हैं। तो हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि जो सूर्य की रोशनी होती है उनके और पराबैंगनी किरणों को ही अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं। तो जो पराबैंगनी किरणें होती है और जो सूर्य की रोशनी होती है उनके आपस में क्रिया होती है तो क्या बनता है? ओजोन गैस बनता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर जो लैंग्वेज है उसको इंग्लिश में लिखा हुआ है कि सूर्य की रोशनी से जो पराबैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें होती है वो निकलती है। तो उससे कौन सी गैसें निकलती है? तो वहाँ से ओजोन गैस बनती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रेन। जो अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन होती है, उसका प्रमुख कारण क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए जो एसिड रेन होती है तो वहाँ पर किसकी बढ़ने के कारण? वायु प्रदूषण द्वारा SO2 की मात्रा अगर बढ़ती है तब वहाँ पर क्या हो जाता है? एसिड रेन कहलाता है। ऐसी वर्षा जिसमें SO2 की मात्रा अधिक रहती है वो हम लोगों की क्या कहलाएगी? एसिड रेन कहलाती है। और अगर वायु प्रदूषण के द्वारा CO2 की मात्रा में वृद्धि होती है तो ये कहलाती है ग्लोबल वार्मिंग, जिससे हमारा वायुमंडल गर्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मृदा अपरदन का सबसे गंभीर कारण क्या है? जो भारत में सॉइल इरोजन देखी जाती है उसका सबसे गंभीर कारण क्या है? तो इसका आंसर हमारे क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, वन कटाव। पेड़ पौधे का कटाव के कारण ही क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है। पेड़ पौधे जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी जो जड़ें होती है वो मिट्टी को आपस में बांध कर रखती है जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता है। और जब पेड़ पौधे को हम काट देते हैं तो वहाँ की जो मैदान होता है वो खाली हो जाता है और जब वर्षा होती है तो वहाँ से क्या होता है? जो मिट्टी होती है उसका इरोजन होने लगता है। तो अगर हम लोगों को सॉइल इरोजन को रोकना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना होगा, वृक्षारोपण करना होगा। तो इसका जो हमारे भारत में मृदा अपरदन का कारण जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वह वन कटाव के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा कण की सतह पर मजबूती से चिपकी पतली जल परत क्या कहलाती है? जो मृदा कण होते हैं उनकी सतह पर मजबूती से चिपकी सबसे पतली जो जल की परत होती है वो कहलाती है हाइड्रोस्कोपिक वाटर, आर्द्रता वाली जल कहलाती है। कोशिका जड़ द्वारा अवशोषित कर जाइलम द्वारा पौधों के अन्य भागों में भेजा जाता है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? जो जड़ होती है अपनी वहाँ पे उनकी कैपिलरीज होती है, उनके द्वारा जो मिट्टी में मौजूद वाटर होते हैं उसको अवशोषित करते हैं और जो इनमें जाइलम होता है उसके द्वारा अपने पौधे के अन्य भागों में वाटर को पहुँचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वाटर लॉगिंग कहाँ होती है? यानी कि जिसको हम जल क्रांति कहते हैं, यह किस में देखी जाती है? तो आंसर इसका हो जाएगा चिकनी मिट्टी। जो क्ले होती है, चिकनी मिट्टी होती है, उनमें वाटर लॉगिंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर फूड चेन। फूड चेन के बारे में यहाँ पूछ रहा है कि जो खाद्य कड़ी होती है, फूड चेन होती है, उनमें शाकाहारी जो होते हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं? तो शाकाहारी जो आते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ये क्या करते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता वे कहलाते हैं जो घास रहते हैं उन सभी को खाते हैं, शाकाहारी होते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करें हम, पादपों को मिट्टी से जो जल मिलता है वह क्या है? जो पादप होते हैं उनको मिट्टी से जल प्राप्त होता है तो वह क्या होता है? वह होता है कैपिलरी वाटर। ऑप्शन नंबर सी, कैपिलरीज जो वाटर होती हैं वो पादपों को मिट्टी से प्राप्त होती हैं। और जो मिट्टी की जड़
जो मिट्टी में जड़ लगी हुई होती हैं पादपों की, वो जड़ क्या करते हैं, मिट्टी से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। और पेड़ पौधों में पादप में जाइलम पाया जाता है। तो जटिल संवहनी ऊतक होता है वो जाइलम और फ्लोएम दोनों ही जटिल संवहनी ऊतक होते हैं। तो जाइलम जो होता है वो क्या करता है, जो जल होता है उसको पौधे के विभिन्न भागों में जड़ की सहायता से पहुंचाने का काम करता है। और जो फ्लोएम होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी एक संवहनी ऊतक है। तो वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब पेड़ पौधे हरे पत्ते जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं, जिनको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो उस भोजन को क्या करते हैं, जो फ्लोएम होता है वो पौधे के अन्य भागों तक भी पहुंचाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम दोनों के बारे में हमने देख लिया। तो इस क्वेश्चन को जो आंसर होगा, जो पादप होते हैं वो मिट्टी से जल लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वाटर कैपिलरीज कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं उसका नाम क्या है। देखिएगा, जो चट्टान रहते हैं वहाँ पर भी पेड़ पौधे उग जाते हैं, यह पादप देखने को मिलता है। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लिथोफाइट्स। अब देखिए, पत्थर को हम लोग लिथो के नाम से जानते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो नाम है ये भी, इसमें भी लिथो वर्ड आ रहा है। तो इस तरीके से याद रखेंगे, लिथोफाइट्स यानी कि जो चट्टानों पर पादप उग जाते हैं उन्हें हम लिथोफाइट कहते हैं। और यहाँ पर बात करें, अगर बर्फ पर पाए जाने वाले जो शैवाल होते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्रिप्टोफाइट कहा जाता है। जो बर्फ होते हैं वहाँ पर भी कुछ पादप देखने को मिलते हैं, तो उस वाले शैवाल को हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है। जो नदी तालाब होते हैं उनमें पाए जाने वाले जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, शैवाल्स एल्गी कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भोजन श्रृंखला का 10% जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था। जो 10% थ्योरी है वो जो भोजन श्रृंखला होती है, फूड चेन होती है, उससे रिलेटेड है। तो इस वाली जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, उसको किसके द्वारा दिया गया था, लिंडमान के द्वारा दिया गया था। इस जो थ्योरी है उसको 10% का सिद्धांत, 10% का नियम या लिंडमैन का नियम कहा जाता है। विलियम हार्वे की बात करें यहाँ पर, तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी विलियम हार्वे ने। मैडम क्यूरी की बात करें, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। तो इन सारे का ही याद रखेंगे, जो भी एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, क्योंकि सभी इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। टर्माइट जो दीमक होते हैं वो लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है किसके द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, सहजीवी प्रोटोजोआ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। जैसे यहाँ पर ABCDE एक साइड दिया हुआ है, इनका जो संबंध है वह किससे है इसकी बताना है आपको। तो जो कॉस्मोलॉजी है उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, कॉस्मोलॉजी मतलब हम लोग यहाँ पर जो भी ब्रह्मांड रहता है उसका अध्ययन किया जाता है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 यहाँ पर हो जाएगा कॉस्मोलॉजी, जिसमें हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। दूसरी है यहाँ पर इकोलॉजी, इकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो इकोलॉजी में हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। तो ये 5th वाले में आ जाएगा। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। तो ये 1st में आ जाएगा। 4th की बात करें, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, फ्रूट्स का अध्ययन करते हैं। तो ये यहीं पर हो जाएगा। और न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में हम स्नायु तंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो ये 2 में चला जाएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर मिलान करना है। तो आप लोग देख लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा होने वाला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ई इसका आंसर है, नोट कर लीजिए और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो पर्यावरण है हमारा, इन्वायरमेंट है, वो किससे बनता है। तो इस पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, जैविक घटक, अजैविक घटक और जितने भी भू आकृतिक होते हैं
फिजियोग्राफिक होते हैं, अबायोटिक हो गया, बायोटिक फैक्टर हो गया, इन सभी को मिलाकर हमारा जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, वह बनता है। पर्यावरण में जितने भी सजीव जीव जंतु होते हैं वो बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। जितने भी सजीव होंगे वो सभी, जिसको कि हम लोग जैविक घटक भी बोलते हैं। और दूसरी यहाँ पर अजैविक घटक यानी कि अबायोटिक फैक्टर, इसके अंतर्गत जितने भी निर्जीव वस्तु आते हैं हमारे पर्यावरण में वो सभी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और फिजियोग्राफिक भूआकृति की बात करें तो यहाँ पर जितने भी चट्टान है, पठार है, पर्वत है, मैदान है, वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे। तो इन सभी को मिला करके हमारा पर्यावरण जो है वह बनता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है? सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? ये हो जाएगा महासागर। जो महासागर हमको देखने को मिलते हैं वो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र हैं। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिक मित्र नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनमें से ऐसा कौन सा वृक्ष है जो पारिस्थितिक मित्र नहीं है? तो ये है यूकैलिप्टस। यूकैलिप्टस जो होता है वो पारिस्थितिक मित्र नहीं है क्योंकि इसे पर्यावरण का आतंकवादी पौधा कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि पर्यावरण का आतंकवादी पौधा किसे कहते हैं, तो भी आप किसको आंसर लगाएंगे? यूकैलिप्टस को लगाएंगे। अभी क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अधिक जल का अवशोषण करता है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? तो इनमें बात करें हम लोग तो जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो एक दिशा की ओर अपनी पारिस्थितिक तंत्र बताती है। दो दिशा होती, एक दिशा होती है, तो ये जो ऊर्जा होती है, एनर्जी, वो सिंगल डायरेक्शन की ओर अपनी एनर्जी जो है पारिस्थितिक तंत्र वो दिखाती है। और इसमें देखिए जितने भी प्रकाश हो गए, ऊर्जा, जल, ये सभी अबायोटिक फैक्टर यानी कि अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ह्यूमस किसका एक प्रकार है? तो ह्यूमस जो होता है वो मृदा में क्षयमानजय यानी कि मृदा में क्षयमानजय होते हैं, वही क्या होते हैं? ह्यूमस का एक प्रकार होता है जो मिट्टी से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा अपघटक। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से जो हमारे वायुमंडल में पोषक तत्वों का जो पुनः चक्रण होता रहता है, इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। ये क्या करते हैं? वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो तो उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक की बात हो गई कि जो पेड़ पौधे या जीव स्वयं ही अपना भोजन बना लेते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। और दूसरी बात करें, वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं वो होते हैं उपभोक्ता। ठीक है। और अपघटक की बात करें तो अपघटक के अंतर्गत कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े आते हैं जो क्या करते हैं, सड़े हुए जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको ये चबा चबा कर अपघटक कर देते हैं और ये पुनः मिट्टी में मिल जाती है और उर्वरक का काम करती है। फिर उर्वरक से फिर से हम अपने उसमें कुछ उगाने का काम करते हैं। तो ऐसे ही पुनर्चक्रण यहाँ पर चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। तो जो जीवमंडल है वो सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है वन उत्पादकों पर प्रयोग और विकास, दूसरा कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, और तीसरी यहाँ पर बात करें वन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परीक्षण। ये सभी ही जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है? तो अब हमने देखा था कि जो एनर्जी होती है उसमें जो पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड जो बनता है वो एक दिशीय होता है, और यहाँ पर बात कर रही है कि उल्टा किस में होता है। तो इसमें उल्टा किस में होता है? तालाब का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो उल्टा होता है। और सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? तो वो हमें महासागर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? तो पूरे विश्व में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला जो पादप है वह कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, जल हायासिंथ जो फ्लावर है ये होता है सबसे फास्ट ग्रो करने वाला जल पादप। यूट्रिकुलेरिया की बात करें, यूट्रिकुलेरिया जो होता है वो कीट पक्षी पौधा होता है, यानी कि ब्लैडर वॉर्ट कहा जाता है इन्हें, क्योंकि जो भी यहाँ पर देखिए ये पौधा होता है वहाँ पर कोई भी कीड़ा अगर आके बैठता है तो अपनी जो है पंख होती है वो उसमें जो भी ढक्कन टाइप का लगा होता है वो बंद हो जाता है और कीड़ा उसके अंदर चला जाता है, वो उसका क्या कर लेता है और शोषण कर लेता है। तो ये पौधे क्या होते हैं? यूट्रिकुलेरिया होते हैं, जिन्हों की ब्लैडर वॉर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो तालाब पारिस्थितिक तंत्र होती है इसकी जो स्थिरता है वह किस पर डिपेंड करती है? तो वह उत्पादक और उपभोक्ताओं पर डिपेंड करती है। इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कोई भी पारिस्थितिक तंत्र उत्पादक एवं उपभोक्ता पर ही आधारित होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम एक पौधे की उपज है जो निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? जो अफीम होता है उसको पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो अफीम होते हैं उसको पौधे के जो फ्लावर होते हैं उससे प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर बात करें डहलिया, डहलिया की जो जड़ें होती है उससे इंसुलिन की दवा बनाई जाती है। ठीक है, जो डहलिया की जो जड़ें होती है उनसे इंसुलिन की दवा बनाई जाती है। और बात करें सिनकोना, सिनकोना के जो छाल होते हैं उससे क्वानिन की दवा बनाई जाती है, जिसका उपयोग मलेरिया रोग के उपचार में होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है? तो खाद्य श्रृंखला यहाँ पर समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, वन पारिस्थितिक तंत्र और सरोवर परितंत्र इनमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। उपयुक्त सभी खाद्य श्रृंखला में देखने को मिलता है। समुद्र पारिस्थितिक तंत्र भी ऐसा है जहाँ पर खाद्य श्रृंखला रहेगी, वन परितंत्र में भी रहता है और सरोवर में भी रहता है। बिना खाद्य श्रृंखला के जीवन तो संभव है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? अगर पृथ्वी पर जितने भी वनस्पति पाए जा रहे हैं, पेड़ पौधे, वो सभी अगर समाप्त हो जाएं तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, इसमें जो तत्वों का चक्र होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इनमें हम बात करें तो इनमें अपघटक बैक्टीरिया यहाँ पर सही हो जाएगा। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो सभी उत्पादक कहलाते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे। और वैसे उपभोक्ता जो उत्पादक से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं वो सभी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। और वैसे उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं वे द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। और वैसे उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों पर निर्भर करते हैं वो तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो ये सारी बातें समझ में आ गई। अब घटक के बारे में पूछे तो मृत उत्पादक एवं उपभोक्ता को सरल पदार्थों में अपघटित करने वाले पदार्थ को अपघटक कहते हैं। इसमें अपघटक के अंतर्गत देखें तो जो जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, यह सभी किसके अंतर्गत आएंगे? अपघटक के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको एक क्रम में जमाना है आपको। तो यहाँ पर देखिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है।
देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी बीज है, कोई भी बीज है यहाँ पर, तो बीज को हम लोग मिट्टी में डालते हैं तो उनमें क्या निकलने लगता है, थोड़ा जड़ निकलने लगता है। जड़ के बाद क्या आता है, तना आता है। तने के बाद फिर क्या देखने को मिलेगी, पत्ती देखने को मिलेगी। पत्ती के बाद क्या आएंगे, फूल आएंगे। और फूल के बाद क्या आएंगे, फल आएंगे। तो ये क्रम जो हमारा है वह होने वाला है। तो सबसे पहला जो है वो 4th नंबर का आएगा, जड़, फिर तना, यानी कि 4 3 4 3 और क्या हो जाएगा, 4 हो गया, 3 हो गया, फिर 1, 4 3 1 किस में है, यहाँ तक सही है। 4 3 1 दोनों में है, ऑप्शन नंबर बी में भी है, ऑप्शन नंबर डी में भी है। और फिर क्या 4th नंबर में क्या है, 5, 4 3 1 5, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होने वाला है। ठीक, देख लिए सभी ने। अब आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जैविक वस्तुओं का संगठन के सर्वाधिक उच्च स्तर को क्या कहा जाता है। तो जितने भी जैविक वस्तुएं हैं उनके संगठन के सर्वाधिक उच्च स्तर को हम जैव मंडल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम बात करें गन्ना की, तो जो गन्ना होता है उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक जो जल की मात्रा इस गन्ने को चाहिए होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थलों में की जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पंपास। और ये कहाँ की है, ये जो है अर्जेंटीना में, ये जो घास होता है उसको पंपास के नाम से जाना जाता है। और बात करें अगर स्टेपिस की, तो स्टेपिस की यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया के अंतर्गत स्टेपिस नाम से जाना जाता है घास को। वेल्ट की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका जो है वो वेल्ट के नाम से जानती है। और प्रेरी की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, उत्तरी अमेरिका घास को प्रेरी के नाम से जानती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में पोषण रीतियाँ इनमें पाई जाती है। जो हमारी प्रकृति है उनमें जो पोषण रीतियाँ हैं वह किन में देखने को मिलती है। तो ये हो जाएगा परितंत्र, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा। परितंत्र का मतलब क्या होता है, किसी भी स्थान विशेष में रहने वाले जीवों का वह समूह जो एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं, परितंत्र कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जीव जो होते हैं उनकी पर्यावरण के संबंध में जो अध्ययन रहता है, स्टडी होता है, उसको कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कीट के अध्ययन को क्या कहते हैं, कीट विज्ञान कहते हैं। और जंतुओं के अध्ययन को प्राणी विज्ञान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित दूषावास की गुणवत्ता का एक घटक नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत पर सौर पैनलों का संस्थापन। जो छत पर सौर पैनल होते हैं उनका स्थापन क्या कहलाता है, हरित दूतावास की गुणवत्ता का एक घटक जो है वो नहीं है। क्योंकि जो सौर पैनल होते हैं वो प्रदूषण रहित होते हैं, इस कारण भी कोई भी हरित दूतावास का घटक ये नहीं है, यानी कि किसी भी प्रदूषण के लिए ये क्या जो होते हैं वो रिलायबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, पौधों की विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों का नाम बताइए। तो जो पौधे की विशिष्ट रूप होते हैं उनमें जो विकास को प्रभावित करता है वह क्या है, पर्यावरणीय स्थितियां जो भी होती हैं वो हमारे जो भी विकास होते हैं उसको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है। तो इनमें देखिए नाइट्रोजनी उर्वरक की बात करें तो अमोनिया फॉस्फेट, अमोनिया सल्फेट, इसमें भी नाइट्रोजनी उर्वरक प्रेजेंट रहता है। दूसरी बात करें यूरिया, यूरिया में भी रहता है। सर्वप्रथम इसको किसने बनाया था, बॉयलर ने बनाया था। यूरिया का फॉर्मूला बहुत बार पूछता है इसलिए हम इसकी फॉर्मूला देख लेते हैं, NH2CONH2।
ये होता है इसकी फॉर्मूला। और यहाँ पर बात करें अमोनियम नाइट्रेट, तो इसमें भी रहता है, इसकी फॉर्मूला क्या होता है NH4NO3, ये है अमोनिया नाइट्रेट की फॉर्मूला। तो यहाँ पर इन सभी में तीनों में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजनी उर्वरक पाया जाता है। यहाँ पर बात करें सुपर फॉस्फेट की, तो ये इनमें नाइट्रोजनी उर्वरक इसमें नहीं पाया जाता। नेक्स्ट बात करें, किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्य क्रिया करते प्राणी जो जंतु होते हैं और पादप होते हैं वो क्या कहलाते हैं। नेक्स्ट है, किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्य क्रिया करते प्राणी जो जंतु हो गए, वो पादप हो गए, वो क्या कहलाते हैं। तो ये जीवों या इसी को बायोम भी कहते हैं। तो जो प्राणी होते हैं और पादप होते हैं उनमें जो आप मान लो ये प्राणी जगत है और ये पादप जगत है, तो इनमें जो कॉमन चीज़ें होती है वो क्या कहलाती है, जीवोम या बायोम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जैविक प्रक्रिया में वायु जीव और अवायु जीव दोनों ही कार्बनिक पदार्थों को अक्रमित करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंपोस्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जीवाणुओं का समूह जो मृदा उर्वरकता को कम करता है वह क्या है। तो जीवाणुओं का ऐसा समूह जो मृदा की उर्वरकता होती है उसको कम करता है, तो वो क्या कहलाता है, विनाइट्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी विज्ञान की वह शाखा का नाम बताएं जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी। जो पारिस्थितिकी रहती है उसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें प्राणी विज्ञान की वह शाखा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें पशु व्यवहार या विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी का अर्थ क्या होता है यहाँ पर। तो जैव प्रौद्योगिकी रहती है, जो बायोटेक्नोलॉजी रहती है, इसका अर्थ क्या होता है, औद्योगिक प्रक्रिया में सजीवों का उपयोग। जो औद्योगिक प्रक्रिया होती है उनमें जो सजीवों का उपयोग होता है वो क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। बायोटेक्नोलॉजी आज का महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें बायोडीजल, बायोगैस, वर्मी कल्चर आदि सभी आते हैं। बायोमेडिसिन से उपचार किया जाता है और वर्मी कल्चर के द्वारा खेतों की उर्वरकता की शक्ति में काफ़ी वृद्धि भी होती है। केंचुओं को ही किसानों का मित्र कहा जाता है और यही वर्मी कल्चर के अंतर्गत ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, इनके अध्ययन को कहा जाता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद किसी जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, यहाँ पर बोल रहा है कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे, यानी कि जो हमारा पृथ्वी है उससे भी बाहर जो जीवन मौजूद है उसकी संभावनाओं से संबंधित है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोबायोलॉजी। एक्सो का मतलब बाहर और बायोलॉजी का मतलब ऐसे जीवमंडल जो हमारे जीवमंडल यानी कि पृथ्वी से बाहर हो, इसलिए उसको एक्सो बोल रहे हैं। ठीक, तो एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत हम इस पृथ्वी से बाहर जो भी जीवन की संभावनाएं मौजूद हैं उसके स्टडी को कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन। तो ये बहुत बार बचपन से पढ़ रहे हैं हम इसको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 78%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होने वाला है। 21% की बात करें तो 21% ऑक्सीजन पाया जाता है हमारे वायुमंडल में। 0.03 की बात करें तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो सारे परसेंट पता चल गए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नक्शे की अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो मैप होती है, मैपिंग, उसमें जो उसको हम नक्शा बोल देते हैं, तो उसकी जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं कार्टोग्राफी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होने वाला है। कार्टोग्राफी याद रखेंगे, मैपिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर बात करें किसकी, ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी, जियोग्राफी
ठीक, जियोग्राफी की बात करें तो इसमें भूगोल के अंतर्गत जितनी भी पृथ्वी के बारे में विस्तृत जानकारी हो गई। पृथ्वी के अंतर्गत क्या क्या है, मिट्टी है, वाटर है और पठार है, पर्वत है, मैदान है, इन सभी की स्टडी को हम जियोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। बात करें कि क्रिप्टोग्राफी के अंतर्गत यहाँ पर जो भी गुढ़ लेखन यानी कि जो बीज लेखन होता है उसकी बात की जाती है यहाँ पर। और बात करें जियोलॉजी की, जियोलॉजी में भूगर्भ का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो भी हमारी पृथ्वी है उसके भीतर जो भी खनिज पाए जाते हैं हमारे, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको, जियोलॉजी। और बात करें एपिग्राफी के अंतर्गत जितने भी शिलालेख होते हैं, जैसे अशोक के टाइम से शिलालेख ऐसे जो पाए गए हैं वो सब का अध्ययन क्या कहलाएगा, एपिग्राफी कहलाएगा। शिलालेख क्या होता है, जो पत्थर होते हैं, चट्टान होते हैं, उनमें कुछ चीज़ें उस टाइम की लिख दी जाती है जिसको कि शिलालेख कहा जाता है, तो इसकी स्टडी को एपिग्राफी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है देखिए, एक पैराग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। तो इस ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर उस पैराग्राफ को पढ़ के आपको लगेगा कि कौन सा सही है, तो वो बताना है। तो हम पैराग्राफ एक बार रीड कर लेते हैं जिससे हमें आंसर तक पहुँचने में आसानी होगी। तो क्या बोल रहा है यहाँ, जलवायु परिवर्तन के मौसमी पैटर्न प्रभावित होने या करने के कारण जल प्रबंधन और वितरण महत्वपूर्ण हो गया है। इन दिनों में शहरी क्षेत्रों में वर्षा के जल का संचयन विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इस क्रिया में बाद में उपयोग करने के लिए वर्षा के जल का संग्रह करना और उसका भंडारण करना आदि सभी शामिल होते हैं। तो ये भूजल स्तर का क्या करता है, पुनर्भरण करता है और मानसून के दौरान पानी के अफवाह को रोकता है, मिट्टी का कटाव कम करता है और पीने के पानी की उपलब्धता में मदद करता है। इन सब से ज़्यादा यह जल संरक्षण की पद्धति को बढ़ावा देता है। तो ये जो पैराग्राफ हो गई वो यहाँ पर अब पढ़िए, किससे ज़्यादा प्रभावित है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है कि जलवायु परिवर्तन ने मानव तत्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, ठीक है। दूसरा, वन भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। तीसरी यहाँ पे लिखिए, वर्षा जल संचय समय की मांग है और शहरी क्षेत्रों के लिए पर्याप्त पानी के भंडार नहीं है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हम लोगों को सुइटेबल जो लग रहा है जल संचय के बारे में लग रहा है, तो जल संचय वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ है प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है। तो किसके अंतर्गत हम कृत्रिम रूप से जो जंगल होते हैं उसको बना सकते हैं, तो रिफॉरेस्ट्रेशन, फॉरेस्ट्रेशन मतलब फॉरेस्ट और रिफॉरेस्ट्रेशन मतलब पुनः, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें डिफॉरेस्ट्रेशन, तो डिफॉरेस्ट्रेशन का अर्थ क्या हो जाएगा, जो भी जंगल होंगे उस जंगल का विनाश कर देना, यानी कि उसको जंगल से मैदान में परिवर्तित कर देना डिफॉरेस्ट्रेशन कहलाएगा। और रिफॉरेस्ट्रेशन मैदान को जंगल में परिवर्तित करना कृत्रिम रूप से, वो कहलाएगा रिफॉरेस्ट्रेशन। और बात करें एफॉरेस्ट्रेशन, तो एफॉरेस्ट्रेशन का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका भी अर्थ क्या हो जाएगा, जंगलीकरण होगा, ठीक है। और बात करें विश्व में, अगर हम पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो 33% जंगल का रहना आवश्यक माना जाता है, ठीक है। तो भारत में अगर बात करें तो लगभग 24% आसपास यहाँ पर फॉरेस्ट्री देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार यानी कि कॉनिकल जो तंबू होते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है टीपी। टीपी कहा जाता है जो लकड़ी के खंभों पर जो जानवर के चमड़े से कुछ पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले जो कोन टाइप के होते हैं उस तंबू को हम टीपी कहते हैं। टीपी जो होता है रेड इंडियनों द्वारा निर्मित तंबू का आवास है। रेड इंडियंस किसको कहाँ पर पाए जाते हैं, ये अमेरिका वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं रेड इंडियंस। तो इनके द्वारा जो तंबू बनाया जाता है वो
यहाँ पर उनका आवास होता है, किसका, रेडिनियस का। टीपी जो होता है मुख्यतः बिसन बैल के चमड़े से बनाया जाता है। जो बाइसन बैल होते हैं उनके चमड़े से जो टीपी होता है उसको बनाया जाता है। आगे बात करें इग्लू की, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे होंगे इग्लू। तो ये क्या है, टुंड्रा प्रदेश के जो एस्किमो प्रजाति होती है उनके द्वारा बर्फ में बनाया जाने वाला जो घर होता है उसको इग्लू कहते हैं। ठीक। और बात करें क्रॉल बंटू, ये क्या होता है, क्रॉल बंटू काफिर एवं जुलू जनजाति के निवासी स्थान को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था। तो भारत में जो पुरातत्व पर्यवेक्षण है उसकी स्थापना का जो श्रेय है वह किसको जाता है। आंसर इसका हो जाएगा कनिंघम। इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, इनको ए कनिंघम भी कह देते हैं शॉर्ट में। तो ये हमारे भारत में पुरातत्व जो पर्यवेक्षण है उसके गठन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि उनको इसका श्रेय दिया जाता है, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्या विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है। तो हमारी जो पर्यावरण की दुर्दशा हो रही है, प्रभावित हो रही है, उसमें से कौन सा कारण नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, कचरा भराव क्षेत्र। अगर हम कचरा भराव क्षेत्र की बात करें तो ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियों और जलीय पौधों को रखा जाता है। तो निम्न में से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है। जो एक्वेरियम है उसके से रिलेटेड कौन सा ऐसा सही इनमें से हो सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र होता है। ये एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र बोल सकते हैं क्योंकि ये कृत्रिम रूप से एक्वेरियम को बनाया जाता है जिसके अंतर्गत उसमें पानी को भर के वहाँ पर आप मछली रख सकते हैं और जलीय जो पौधे होते हैं उनको भी आप रख सकते हैं, या आर्टिफिशियल जो पौधे होते हैं वो भी आप वहाँ पर रख सकते हैं। तो एक तरीके की आप कृत्रिम इकोसिस्टम कह सकते हैं इसको। तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या होता है। जो फूड चेन होती है उसमें जो ट्रॉपिक लेवल होता है वो क्या है, चूहा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। यानी कि जो मिट्टी होती है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, उसका अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होने वाला है। हाँ, तो भूपर्पटी की ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। और जो मृदा होती है ये पर्वत पठार के टूट फूट एवं पेड़ पौधे जो जीव जंतु आदि होते हैं इनके सड़ने या गलने से बनती है। मृदा को बनने में हजारों वर्षों का समय लग जाता है। मृदा अपरदन का कारण क्या है, भूमि क्षरण जो है वो मृदा अपरदन का कारण है। और इस मृदा अपरदन जिसको कि सॉइल इरोजन भी कहते हैं, इसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती है वो मिट्टी को बांध करके रखती है, जिसके कारण जो सॉइल होती है उसका इरोजन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्तर भारत में हमारी जो मिट्टी पाई जाती है वो किस तरीके की देखने को मिलती है, जड़ोल मिट्टी देखने को मिलती है। और दक्षिण भारत में जो मिट्टी होती है वो लार्वा निर्मित होती है या मैग्मा से बनी हुई मिट्टी देखने को हमको मिलती है। तो मिट्टी के बारे में इतनी जानकारी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। किस युग के दौरान डायनासोर जो होते हैं वो फले फूले होते हैं। तो डायनासोर जो होते हैं वो मेसोजोइक युग के होते हैं, मेसोजोइक ईरा कह सकते हैं इसको। डायनासोर जो होते हैं वो सरीसृप के अंतर्गत आते हैं और मेसोजोइक युग जो होता है उसको ही डायनासोर युग के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल
फ्लावोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंथोसायनिन। जो एंथोसायनिन होता है ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो क्लोरोफिल जो होती है वो पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है। ठीक है, क्लोरोफिल की बात करें तो ये पत्तियों में जो हरे रंग होता है उसके एक कलर देने का काम करता है, ग्रीन कलर। और इसमें जो होते हैं वो 4 घटक होते हैं, क्या क्या? ए, बी, कैरोटीन और जैंथोफिल। इसमें क्लोरोफिल ए और बी हरे रंग का वर्णक होता है और स्थानांतरित ऊर्जा करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का भी केंद्र काम करता है, क्योंकि जो हरे रंग होता है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे अधिक देखने को मिलती है और प्रकाश संश्लेषण जो है वो बैंगनी रंग में सबसे कम देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। पौधों के मामले में मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट किस रूप में होता है? तो इसका परिवर्तन जो होता है वो मुक्त नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो पौधे के मामले में मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। एजोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम तथा जो जीवाणु होती हैं इनकी कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है। वह मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। और जो एनाबीना हो गया और नॉस्टॉक हो गया, ये क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की N2 का स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला से अलग प्राणी का चयन करें। 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें कौन सा एक अलग हो सकता है उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मछली। मछली को छोड़कर अन्य सभी जो होते हैं वो जल और थल दोनों में ही रह सकते हैं, लेकिन जो मछली होती है वो केवल जल में ही रह सकती है। नेक्स्ट है, फसल के पौधों के वे समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं क्या कहलाते हैं? गन्ना, आलू और केला, ये जो है वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं। ग्रैमीनेसी कुल के पौधों का नाम क्या क्या हो सकता है? तो ग्रैमीनेसी जो पौधे होते हैं उनके अंतर्गत गन्ना आ सकता है आपका, चावल, ज्वार, बांस और मक्का, गेहूं, जौ आदि ये सब आएंगे। और इस कुल के जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? एक बीजपत्री होते हैं। सोलेनेसी के अंतर्गत बोलें तो सोलेनेसी के अंतर्गत आलू, मिर्ची, बैंगन, धतूरा, टमाटर आदि आते हैं। और ये सोलेनेसी जो कुल होते हैं इनके पौधे द्विबीजपत्री होते हैं। हॉर्टिकल्चर में जो फल, सब्जियां तथा उद्यान पादपों का संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। और एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दी गई श्रृंखला से अलग प्राणी का चयन करें। तो जो यहाँ पर भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? मछली हो गया इसका आंसर। सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। नेक्स्ट है आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज वार्म ब्लडेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो पिजन है, कबूतर हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? वार्म ब्लडेड के अंतर्गत आते हैं। पक्षी वर्ग के प्राणी जो होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? नियततापी होते हैं। ठीक है, और पक्षी वर्ग के प्राणी के शरीर जो होते हैं पंखों यानी कि फेदर से ढके हुए होते हैं। इस वर्ग के मादा में बाईं अंडवाहिनी ज़्यादा विकसित होती है। सरीसृप वर्ग के प्राणी जो होते हैं वो अनियततापी होते हैं, यानी कि जो होते हैं वो कांस्टेंट जो उनका टेम्परेचर वो नहीं होता है, चेंज होता रहता है। तो ये किन में होता है? जो सरीसृप होते हैं उनमें। और जो उभयचर होते हैं वो भी अनियततापी होते हैं। और अगर हम बात करें स्तनधारी की, मैमल्स की, तो वो क्या होते हैं? ये प्राणी जो होते हैं वो उच्चतापी होते हैं और नियत। तो हमने देखा जो बर्ड्स हो गए और मैमल्स हो गए, यही क्या होते हैं? नियततापी होते हैं। बाकी जितने भी वर्ग आपके पाए जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? अनियततापी हो जाएंगे। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ की परत पाई जाती है। ये जो पदार्थ होते हैं वो क्या है? कौन से पदार्थ होते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? क्यूटीन हो जाएगा।
जो रेगिस्तान के पौधे होते हैं उनकी जो बाह्य त्वचा होती है उस पर मोम जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। तो वो पदार्थ जो होते हैं वो क्यूटीन ही होता है। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि जैसे पक्षियाँ होती है तो उनके जो पंख होते हैं वो उनमें अगर पानी गिरता भी है तो वो ठहरता नहीं है, गिर जाता है। तो वो किसके कारण, तो उनके भी पंख में मोम जैसा पदार्थ पाया जाता है जो पानी को क्या कर लेता है, सोखता नहीं है बल्कि बहा देता है। ठीक है, इसलिए वो उनमें जो बारिश की पानी होती है वो इसलिए ज़्यादा नहीं भीगते हैं। आगे बात करें, डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त जो होता है वो गर्म होता है। तो इनमें से किसका होता है, पक्षियों का जो ब्लड होता है वो वार्म होता है। और ये किसके अंतर्गत आते हैं, नियत तापी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं। तो इनमें से कौन सा है, तो ये हो जाएंगे चूहे। जो चूहे होते हैं वो अल्ट्रासाउंड जो है वो उत्पन्न करते हैं और इस तरीके से वे गेम भी खेलते हैं। कुत्ता, चमगादड़ आदि जो होते हैं ये पराश्रव्य तरंगों को भी सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगे से जो गठिया रोग होता है उनका भी उपचार किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको भी याद रखेंगे।